लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है डोपिंग। डोपिंग जो है वो रिफर्स टू द प्रोहिबिटेड सब्सटेंस जो एथलीट यूज़ करते हैं वो ना करे, उसके लिए कुछ ऐसे मेथड्स है, टेक्निक्स है, टेस्ट है जो कई सारी एजेंसीज करती है, जिससे लीगलिटी मेंटेन रहती है, पहले स्पोर्ट्स की एथनिसिटी या एथिकल स्टांस मेंटेन रहता है, तो कोई भी स्पोर्ट्स का एथलीट का फेयरनेस रहती है, इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, और एडवांटेज नहीं मिलता है ऐसे लोगों को जो दवाई का सहारा लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं आजकल तो हर जगह पे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो ही रहा है। पहले के एथलीट और अभी के एथलीट में देख के ही पता सकते हैं कि ही इज़ यूजिंग और ही इज़ नॉट यूजिंग इट। तो सबके तरीके हैं, सबको मैनिपुलेट एथलीट्स करते हैं, बट फिर भी आपको समझाना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई ऐसे भी रूल्स है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो प्रैक्टिकली या ओवर द टाइम जब आप एक कोच बनते हैं तब आपको पता चलता है कि भाई कई सारे शॉर्ट एक्टिंग कंपाउंड जो है वो ज़्यादा चलाए, लॉन्ग एक्टिंग जो है चलाते तो थोड़े समय के पहले बंद कर दीजिए। पेप्टाइड या सांस जो है वो ज़्यादा टेस्ट में नहीं आते, उसके टेस्ट लोग कम करवाते हैं, तो वो ले जा करें। फिर तुरंत यूज़ होने वाले जैसे एम पे जैसे तुरंत यूज़ होने वाले कंपाउंड ज़्यादा प्रीफर करें, जो डोपिंग तो पहले हो जाती है लेकिन ये तो कंपटीशन से पहले लेते हैं, थोड़े कुछ टाइम पहले, मतलब एक दो मिनट पहले या 10 मिनट पहले लोग लेते हैं, तो ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं लोग। ऐसे कई सारे तरीके हैं जो लोग यूज़ करते हैं, जो मैंने बताया स्टैंडर्ड तरीके यही है। फिर कई सारे मास्कर यूज़ करते हैं, जैसे कि मास्कर ले लिया तो ब्लड में या यूरिन में टेस्ट में आएगा ही नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये लोग भी बहुत स्मार्ट है, ऐसा टेस्ट भी है कि आपके ब्लड को यूरिन को 6-6 महीने तक प्रिजर्व करके रखते हैं और फिर टेस्ट करते हैं, तो तुरंत पकड़े ना जाओ लेकिन बाद में पकड़े जा सकते हैं। और ऐसे कई सारे किस्से हुए भी है कि मास्कर यूज़ किया, तुरंत बराबर आया सब कुछ, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने तुरंत पता चल गया 6 महीने के बाद और उनका मेडल वापस ले लिया गया। और ऐसी कंडीशन में क्या लीगलिटी है वो भी आपको अभी मैं सिखाता हूँ। तो डोपिंग का अप्रोच जो है वो है प्रोहिबिटेड सब्सटेंस के लिए, और उसके लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड प्रोहिबिटेड है, और इथ्रोप्रोटीन्स ईपीओज जो है वो जो रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन बढ़ाती है, ऐसी दवाइयाँ आती है आरबीसी फॉर्मेशन बढ़ाती है, वो प्रोहिबिटेड है। और स्टिमुलेंट जैसे कि कैफीन एएमपीज जो फोकस बढ़ाती है वो भी प्रोहिबिटेड है। ओके, प्रोहिबिटेड मेथड्स में कौन सी मेथड्स है, तो कि ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग होती है, मतलब जेनेटिक सेलुलर लेवल पे डोपिंग होती है, और जो है फिजिकल जो है आपके अल्टरेशन उसको चेक कर लेती है, एनहांसमेंट को चेक कर लेती है। और ब्लड डोपिंग होती है जो वाया ट्रांसफ्यूशन के माध्यम से होती है। तो ये मेथड्स होती है जिसके थ्रू डोपिंग होता है। फिर टेम्परिंग भी होता है एविडेंस के साथ, जैसे मैंने कहा कि भाई सैंपल मैनिपुलेशन किया, जैसे कि अपने यहाँ पे दो सैंपल है, एग्जिबिट ए एंड एग्जिबिट बी, तो एग्जिबिट बी का सैंपल ए में मैनिपुलेट कर दिया, बी ने नहीं लिया होगा तो बी पकड़ा जाएगा और ए नहीं पकड़ा जाएगा। तो ये भी होता है जनरली। मास्किंग एजेंट्स, मास्किंग एजेंट के बारे में मैंने बताया कि भाई ऐसे एजेंट होते हैं जो हाइड कर देते हैं यूरिन और ब्लड टेस्ट में, लेकिन वो टेम्पररी होता है, बाद में तो पकड़े जा सकते हैं, बिकॉज ये लोग भी बाद में टेस्ट करते हैं 6 महीने के बाद या साल भर में कभी भी। और एक होता है, और अगर आपने ना कर दिया तो मतलब इसका कि भाई आप जो है इसके सजा के पात्र वैसे ही हो गए, मतलब आप ले ही रहे हो, ऐसा मानते हैं लोग। और इवेजन मतलब मिसिंग, टेस्ट को मिस कर दिया, खो घुमा दिया, तो ऑल द टाइम दिस टेम्परिंग ऑफ एविडेंस तो होता ही रहता है। और ट्रैफिकिंग इन पोजीशन मीन्स अगर इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन या पैटर्न्स को पकड़ा गया तो आपको बैन कर सकते हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या लाइफ टाइम के लिए। वैसे तो 3 साल या 5 साल के लिए बैन करने का मतलब ही होता है कि आपकी लाइफ खत्म हो गई, बिकॉज स्पोर्ट्स पर्सन जो है अगर वो प्रोग्रेस नहीं करता कॉम्पिटिशन में तो वो अपनी स्किल्स को जो है वो नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंचा सकता। तो 99% ऐसा होता है कि आपको बैन किया 3 साल के लिए भी तो मतलब आप लाइफ टाइम के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी फिर गई, बिकॉज तब तक दूसरे लोग आ जाते हैं जो अपने फॉर्म में अपने प्रेजेंस में और बेटर होते हैं आपसे। ओरिजिन्स ऑफ डोपिंग जो है वो स्टार्ट हुआ था हिस्ट्री में, अगर देखा जाए एवोल्यूशन में, तो रोम की इरा में चालू हुआ था। रोम की जो ओलंपिक कंपटीशन होती थी हज़ारों सालों पहले तभी भी होता था। तो डोपिंग जो है ओरिजिनली उन सिविलाइजेशन में, ग्रीक सिविलाइजेशन ने लॉन्च किया था, जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस सब्सटेंस, बिकॉज तब भी कई सारे हर्ब्स होते थे, और ये सारे साइंटिस्ट जो है तब भी जो ऐसे हर्ब्स कई सारे लोगों को देते भी थे, तो तब डोपिंग तभी भी होता था। हु वॉज डोपिंग कैसे इन्वेंट हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। ओके, इसके अलावा अगर हिस्ट्री देखें तो एंशियंट ग्रीन में 776 BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब आज से करीबन करीबन
2700 या 3000 साल पहले डोपिंग हुआ था सबसे पहले ग्रीस में, जैसे मैंने कहा एंशियंट ग्रीस में। फिर 19th सेंचुरी में जो है ऑफिशियली, जैसे कैफीन है, कोकीन है या अल्कोहल है, उनका चालू हो गया कि भाई वो लेकर तो नहीं आ रहे। 19th सेंचुरी मतलब आपकी 1800 की साल जो है वो साल की बात हो रही है। मिड 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे चालू हुआ था। मॉडर्न ईरा में तो अभी डोपिंग है ही, तो ये इसकी हिस्ट्री है। पर्पस ऑफ डोपिंग इज, अगर मसल की स्ट्रेंथ, साइज, एंड्योरेंस बढ़ जाता है, पेन सप्रेस हो जाता है, रिकवरी फास्टर हो जाती है, अगर अलर्टनेस बूस्ट होती है, तो दूसरे पर्सन के लिए वो फेयर नहीं रहता। इसीलिए पर्पस ऑफ डोपिंग ही है कि भाई हर किसी के लिए कंपटीशन फेयर रहे। एसोसिएशन ऑफ फाइटिंग ऑफ डोपिंग, जैसे कि कौन कौन से एसोसिएशन डोपिंग करते हैं, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा, नाडा एंड आईओसी, ये 3 डोपिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर क्रिएट करते हैं, सारे टेस्ट रेगुलेट करते हैं। एक यूएसए का भी है और एक इंडिया का भी है। तो इस हिसाब से भी जनरली लोकल एजेंसीज भी होती है डोपिंग के लिए, अगर नेशनल कॉम्पिटिशन्स में आप जा रहे हैं तो। उसके अलावा इंटरनेशनल फेडरेशन है आईएफएस, जो जनरली फीफा एंड यूसीआई में जो साइकिलिंग एंड फुटबॉल के इवेंट्स है, उन्होंने कई सारे डोपिंग टेस्ट किए थे। एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिटी एआईयू जो 2017 में फॉर्म हुआ था वर्ल्ड एथलेटिक्स के लिए, और उसके लिए कई सारे लॉज को रेगुलेट करता है और एनफोर्स भी करता है। और ग्लोबल रिकॉग्निशन जो है वो इन सभी एजेंसियों के पास है, जो हर किसी की बात माननी पड़ती है स्पोर्ट्स फील्ड में, वरना आपकी इंप्रेशन ख़राब होती है। सैंपल कलेक्शन पैटर्न कैसे होती है? सबसे पहले तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है कि भाई ओरली कोई सब्सटेंस लिया है कि नहीं, इंट्रावेनस से इंजेक्शन से कुछ लिया है कि नहीं, सेकंड में वो चेक किया जाता है। और बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन किया है लेकिन नहीं, मशीन ट्रांसमिशन टेक्निक से तो उससे भी पता लगाया जा सकता है। तीनों के बारे में पता लगाते हैं। तो इनके 3 ऑब्जेक्टिव है, ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर इंजेक्टेबल्स या बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन किया है कि नहीं। अब सैंपल कलेक्ट कैसे होते हैं? तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए पहले नोटिफिकेशन दी जाती है कॉम्पिटिशन को, एथलीट्स को, जिससे कॉम्पिटिशन के थ्रू उनको नोटिफिकेशन के पहले, कॉम्पिटिशन से पहले उनको सबमिट करने होते हैं, सारी प्रोसेस डन करनी होती है। तो सैंपल कलेक्शन जो है वो यूरिन का सैंपल 120 ml कलेक्ट होता है, और ब्लड का सैंपल जो है वो 2-3 या वायल्स या 3 वायल्स जनरली कलेक्ट होती है। जनरली आप समझ लीजिए कि भाई 4-5 ml जितना या 10 ml जितना ब्लड जो है वो यूज़ होता होगा इसके अंदर। अगर सिरिंज की इंजेक्टेबल्स की बात करें तो आपको पता चलेगा, बिकॉज वहीं से जनरली ब्लड लेते हैं। फिर स्टेप नंबर 3 सीलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, मतलब सील करते हैं। पहले इनिशियल लैब में एनालिसिस होता है, वहीं पे जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ पे टेम्पररी लैब सेटअप होती है। अगर इफ़ गुड टू गो तो उसको क्लियरिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है, अगर नहीं है तो उसके बाद जो है उसको वहीं पे बैंड किया जाता है। फिर उसके बाद सैंपल कलेक्शन बाद में भी होता है, लेटर ऑन कभी भी हो सकता है विद इन अ मंथ। तो उस टाइम पे भी अगर कुछ आया है लेटर ऑन में तो भी आप पकड़े जा सकते हैं। स्टेप नंबर 4 इस लेबोरेटरिकल एनालिसिस में कई सारी पैटर्न्स है, जैसे जीएसएमएस पैटर्न है। तो जीएसएमएस पैटर्न जो है वो गैस कैमोटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमी पैटर्न है, और एक आईआरएमएस पैटर्न है, मतलब जो आइसोटेप रेशियो मास स्पेक्ट्रोमी पैटर्न है, और एक एबीपी पैटर्न मतलब एथलीट का बायोलॉजिकल पासपोर्ट। ये तीनों पैटर्न क्या करती है कि ब्लड में डिटेक्ट करती है नार्कोटिक्स है कि नहीं, स्टिमुलेंट्स है कि नहीं, नेचुरल या सिंथेटिक कंपाउंड को यूज़ किया है कि नहीं, और बायोलॉजिकल मार्कर्स या मास्कर को यूज़ किए कि नहीं। ये सारी चीज़ें पता चल जाती है इससे। अब कॉन्सिक्वेंसेस भी है, जैसे कि अगर आप पॉजिटिव आए तो आपको डिसक्वालीफाई किया जाएगा कंपटीशन से, उस कंपटीशन के लिए, और फर्दर कंपटीशन से भी। या तो सस्पेंशन या बैन्स होते हैं, मतलब कुछ सालों के लिए, जो मैंने कहा 3 साल 5 साल लाइफ टाइम। डैमेज तो होगी आपकी रेपुटेशन, और साथ में लॉस ऑफ स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्स पीछे हट जाएंगे, आपको स्पॉन्सरशिप आपकी हट जाएगी तो पैसा नहीं मिलेगा आपको, फाइनेंशियली विल बी ब्रोक। और फाइनेंशियल पेनल्टीज भी होती है, मतलब आपको कुछ मिलियंस पाउंड्स भी पे करने पड़ सकते हैं, डॉलर्स भी पे करने पड़ सकते हैं अगर आप जीत गए हैं और उसके बाद हुआ है, तो स्पेशली ऐसे केस में फाइनेंशियल पेनल्टीज होती है। अब लीगल एंड प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? तो कि लीगली आप पर केस चल सकता है, बिकॉज ओरल एडमिनिस्ट्रेटिव या इंजेक्टेबल्स को यूज़ करना वैसे ही पनिशेबल ऑफेंस है, तो हर कोई कंट्री जो है उसमें आपके ऊपर ट्रायल केस भी चलता है। हेल्थ रिस्क भी है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ रिस्क तो है ही, लिवर हेल्थ रिस्क, किडनी हेल्थ रिस्क, और डेथ भी हो सकती है ऐसे कंपाउंड यूज़ करने की वजह से। इम्पैक्ट ऑफ टीम एंड नेशन, जो देश का एथलीट है
उस पे इम्पैक्ट होता है, वो जो है वो उसके रेपुटेशन ख़राब होती है। लॉस ऑफ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती। और एथिकल एंड मोरल इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, जिससे आप जो है एथिकली मोरल एक गलत इंसान साबित हो जाते हैं।